हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। ये हमारी सेकंड बुक है, भारतीय आर्थिक विकास। यूनिट फर्स्ट देखेंगे इसमें विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में। और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हमारा चैप्टर 1 है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। इसमें आपको हमारे सारे पीडीएफ नोट्स और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो दे दी जाएंगी। और अगर आपको हमारे डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com। तो बात करते हैं आज हम अपने यूनिट फर्स्ट की, जिसका नाम है विकास नीति और अनुभव 1947 से 90 तक। यानी भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से 1990 तक कैसी रही, इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसमें स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। यानी जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर कब्जा था, अंग्रेजों का हमारे ऊपर कब्जा था, तो हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से काम कर रही थी। इसमें हम देखेंगे औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र को देखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को देखेंगे, विदेशी व्यापार देखेंगे, जनांकीय परिस्थितियां देखेंगे, व्यावसायिक संरचना देखेंगे, साथ ही आधारिक संरचना देखेंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था में ये सब चीजें किस तरह से काम कर रही थी ब्रिटिश पीरियड में, यानी अंग्रेजों के शासन व्यवस्था के टाइम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शोषण। यानी कि जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर शासन था तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह से शोषित किया और किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने का काम किया। तो भारत में औपनिवेशिक शासन जो था वो लगभग 200 वर्षों तक रहा, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो 1757 से 1947 तक, जिसके तहत अंग्रेजों ने भारतीय देश का शोषण किया। यानी भारत जो देश था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसका अंग्रेजों ने अपने हिसाब से शोषण किया और अपने फायदे के लिए शोषण किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का पूर्ण शोषण किया गया, जिसमें कृषि, उद्योग और व्यापार प्रमुख थे। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान जो उसकी कृषि क्षेत्र, व उद्योग और व्यापार क्षेत्र होता है। और अंग्रेजों ने एक सिलसिलेवार तरीके से हमारी इन तीनों जो स्तंभ थे अर्थव्यवस्था के, उनको नष्ट करने का काम किया। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था अत्यधिक पिछड़ी और स्थिर अवस्था में थी। यानी जब तक अंग्रेजों का शासन भारत पर रहा तब तक हमारी जो अर्थव्यवस्था रही वो पिछड़ी रही और स्थिर रही। यानी जैसी थी वैसी ही रही, उसमें कुछ भी नए बदलाव देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व की संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसकी क्या विशेषताएं थी, या यूं कहें कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था किस कंडीशन में थी। तो देखा जाए अगर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अवस्था थी वो स्थिर अवस्था थी। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो स्थिर थी। स्थिर अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आय में बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं हो रही होती है। यानी जो व्यवस्था है वैसी ही चल रही है, ठीक है ना, आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अगर हम एक डेटा देखें 1860 से 1925 के बीच का, तो देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हो रही थी वो 0.5 से भी कम थी। यानी ये जो हम देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्र प्रति व्यक्ति अगर आय देखते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति थे जो आय सृजन कर रहे थे, उनकी जो वृद्धि दर थी वो केवल 0.5% या यूं कहें कि उससे भी कम थी। और आने वाले सालों में और बुरा हाल हो गया। 1925 से 1950 के बीच तो ये 0.1% रह गई। यानी कि आय का जो सृजन हमारे यहाँ हो ही नहीं पा रहा था, लोग बेरोजगारी की कागार पर जाते जा रहे थे और अर्थव्यवस्था भी जो थी वो खत्म होती जा रही थी हमारी। इसलिए कहा गया कि ये अर्थव्यवस्था जो थी एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। पिछड़ी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। तो जैसा हमने देखा कि हमारे यहाँ क्या है, आय की तो कोई वृद्धि हो ही नहीं रही थी और साथ ही प्रति व्यक्ति आय जो थी वो बहुत निम्न स्तर की थी। अगर देखें 1947 से 48 में तो प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 230 रुपये थी। यानी प्रति व्यक्ति जो था, जो हर व्यक्ति था, वो केवल 230 रुपये में अपना पूरे साल गुजारा कर रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आबादी का बड़ा हिस्सा बहुत गरीब था। यानी एक पूरी आबादी को देखा जाए तो वो गरीबी की कागार पे था और उसके पास पर्याप्त भोजन, कपड़े और आश्रय का साधन भी नहीं था। यानी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीजें जो होती हैं वो भी व्यक्तियों के पास उपलब्ध नहीं थी।
बेरोजगारी चरम पर थी। इसका मेन कारण यही था कि बेरोजगारी थी, वहां पर बेरोजगारी इतनी थी कि उद्योगों और चीजों में तो ब्रिटिशर्स ने कोई योगदान ही नहीं दिया, सिर्फ कृषि करवाते थे, और कृषि भी ऐसी थी कि शोषणकारी थी, जिससे लोग और क्या गरीब होते चले गए। कृषि में पिछड़ापन, यानी हमारे यहाँ जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था कृषि, यानी आय जो सबसे ज्यादा सृजित की जा रही थी वो किससे करी जा रही थी? कृषि से करी जा रही थी। और उसमें भी क्या था? पिछड़ापन था। देश की लगभग 72% कामगाजी आबादी जो थी वो कृषि में लगी हुई थी, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ कितना था? 50% था। यानी 50% जीडीपी के साथ जो है हमारी कृषि जो थी वो आगे बढ़ रही थी। तो एक जीडीपी को बढ़ाने के लिए उसके दूसरे और तीसरे क्षेत्र जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 72% लोग किस में लगे हुए हैं? कृषि में ही लगे हुए हैं। तो जायज सी बात है कृषि का पिछड़ना और भी जो हमारी जीडीपी पे असर दिखा रहा था। आगे औद्योगिक पिछड़ापन था, यानी कृषि तो पिछड़ी ही थी ही, साथ में औद्योगिक पिछड़ापन भी था। देश में बुनियादी एवं भारी उद्योग वस्तुओं का अभाव था। मशीनें जो थी उनका उत्पादन लगभग नागण्य था, यानी हमारे यहाँ कोई मशीन तो बनती ही नहीं थी, यानी मशीनों का उत्पादन हमारे यहाँ नहीं होता था। लघु एवं कुटीर उद्योग लगभग नष्ट हो गए, और जो हमारे यहाँ छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे, ठीक है ना, या छोटे उद्योग थे, उनको भी ब्रिटिश की नीतियों ने खत्म कर दिया। खराब बुनियादी ढांचा, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बुनियादी ढांचा था वो भी बहुत खराब था। तो ढांचागत विकास जैसे संचार और परिवहन के साथ बिजली ऊर्जा उत्पादन सहित बेहद कम थे, यानी कि जो बुनियादी ढांचा होता है किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी हमारे यहाँ जो था वो पर्याप्त मात्रा में उसका विकास नहीं देखा जा रहा था। आयात पर निर्भरता थी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा था, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से आयात करनी पड़ती थी? बाहर से मंगानी पड़ती थी। जैसे सिलाई मशीन हो गई, दवाएं हो गई, केरोसिन तेल हो गया, साइकिल हो गई, ये सब हम कहाँ से मंगाते थे? विदेशों से मंगाते थे, क्योंकि इन सब चीज़ों का उत्पादन हमारे यहाँ होता ही नहीं था। सीमित शहरीकरण था, ठीक है ना, यानी शहरी व्यवस्था हमारे यहाँ थी ही नहीं। शहर जो होता है वो व्यापार से संबंधित होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उद्योग क्षेत्र ही नहीं थे तो शहरीकरण होना बड़ा मुश्किल था। तो 1948 में देखें, अगर हम 1948 में देखें तो केवल 14% जनसंख्या जो थी वो शहरी क्षेत्रों में रहती थी, और 86% जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, यानी ग्रामीण आबादी ज़्यादा थी। शहर क्या देते हैं? रोजगार देते हैं, लेकिन हमारी जो जनसंख्या ज़्यादातर कहाँ पे रह रही थी? गाँव में रह रही थी, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही थी, और किस पे डिपेंडेंट थी? पूरा निर्भर जो थी वो कृषि पे थी। तो उद्योग हमारे यहाँ थे ही नहीं, इसीलिए ग्रामीण आबादी के पास कृषि के बाहर कोई अवसर ही नहीं थे, और इसी की वजह से गरीबी क्या थी? और बढ़ती चली गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम अपने पहले जो कृषि की बात करते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो कृषि क्षेत्र जो था हमारा वो किस तरह से था और किस तरह से अंग्रेजों ने उसको और बर्बाद किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक जमींदारी प्रणाली देखी गई कृषि व्यवस्था के अंदर, जो अंग्रेजों ने लागू करी थी। इस प्रणाली के तहत भूमि का स्वामित्व अधिकार किसानों से जमींदारों को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी जो जमीनें पहले किसानों के पास होती थी वो सारी जमीनें किसको दे दी गई? जमींदारों को दे दी गई, कि भाई आप लोग क्या करोगे? आप जमीन के जो होंगे वो मुखिया होंगे, और आपको क्या करना है? हमें टैक्स देना है। यानी उन्हें एक नाम मात्र का मालिक बना दिया गया, और उनसे कहा गया भाई कि जमीन के मालिक आप हो, आप इस पे कृषि करवाओ और हमें क्या दो? टैक्स दो। तो उन्हें भूराजस्व के रूप में सरकार को कुछ निश्चित भुगतान करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या कर दिया भाई? तय कर दिया कि आप हमें इतनी राशि दोगे और आप जो है किसानों से जितना मर्जी वसूलो, या जिस हिसाब से वसूलना चाहो वसूलो। तो ये भी क्या थी? जमींदारी प्रणाली एक तरह से शोषण था कृषकों का। खेत जोतने वालों के पिछड़ेपन का मतलब था कि उनके पास कोई साधन ही नहीं था, यानी जो लोग कृषि कर रहे थे उनके पास भी साधन नहीं थे कि उन साधनों को लगाकर वो कृषि को और अच्छे से विकसित कर सके। और कृषि में सुधार करने के लिए बहुत ही कम रुचि थी, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे, तो किसान भी रुचि ही नहीं रखते थे कि भाई हम उत्पादन को और अच्छे बढ़ाएं या नई चीजों को कुछ देखें। दूसरी ओर जमींदार अपनी राजस्व आय को जीवन विलासिकता पर खर्च करते थे, यानी उनको जो राजस्व, एक तो उन्होंने राजस्व इतना ज्यादा रखा हुआ था उसको वसूलते थे, और उनको कृषि उत्पादन पे ना लगाकर अपने भोग विलास पर खर्च करते थे, जिससे क्या हुआ? कृषि का उत्पादन और गिरता चला गया। तो कृषि के विकास के लिए बहुत कम या कोई निवेश था ही नहीं, यानी ना तो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, भारतीय कृषि को प्रोत्साहित कर रहे थे, और ना ही जो जमींदारों को जो जमींदारी दी गई थी वो कुछ किसानों के लिए कर रहे थे। इसलिए हमारी जो कृषि व्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? पिछड़ती चली गई। ठीक है, अगला काम क्या किया गया? कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, यानी
कहा गया भी भाई कि अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, व्यवसायीकरण करो कृषि का, यानी ऐसी फसलों को उगाओ जिससे आपको नगद मिल सके। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्व उपभोग के बजाय बिक्री के लिए फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। किसानों को नकदी फसलें जैसे कपास, जूट, नील के उत्पादन के लिए अधिक कीमत दी गई ताकि वे उन्हें ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सकें। यानी उनको क्या कहा गया कि भाई आप कपास उगाओ, जूट उगाओ, नील उगाओ, इससे क्या होगा कि भाई आपको नगद पैसा मिलेगा। और ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया कि अधिक कीमत दी उन्हें कि भाई इसका जो है आपको दाम अच्छा मिलेगा, आप इसका उत्पादन करो। तो किसानों को लगा भाई यहाँ पे हमें अच्छा जो पैसा मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नकदी फसलों का उत्पादन करना चाहिए। तो कीमतों के ऊंचे स्तर ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नकदी फसलें जो थी उनको पैदा करने के लिए मजबूर किया, कि उनको भी लगा भाई ठीक है, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमें वो चीज करनी चाहिए। तो कृषि जो थी, जो पहले खाने के लिए उत्पादन कर रहे थे लोग, अब क्या करने लगे, नकदी फसलों का उत्पादन करने लग गए। अगला, निम्न उत्पादकता एवं उत्पादन, ठीक है ना। तो कृषि तो हो रही थी लेकिन कृषि का जो उत्पादन था वो बहुत कम था, ठीक है ना। उत्पादन और उत्पादकता जो क्षमता थी कृषि की वो बहुत कम थी। उत्पादकता का तात्पर्य प्रति हेक्टेयर भूमि पर होने वाले उत्पादन से होता था, यानी जितनी जमीन थी प्रति हेक्टेयर पर जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हो पाता था, ठीक है ना। उत्पादन ना होने के बहुत सारे कारण थे, उनमें प्रमुख कारण था सिंचाई सुविधा का अभाव, यानी कि सिंचाई, जिन फसलों को सिंचाई की जरूरत पड़ती थी टाइम से उनको फसलें नहीं मिल पाती थी, तो उत्पादन क्षमता वैसे ही घट जाती थी। वर्षा पर निर्भरता ज्यादा थी, यानी लोग वर्षा पर निर्भर रहते थे, तो वर्षा अगर आ गई तो फसल अच्छी, अगर वर्षा नहीं आई तो फसल खराब हो जाती थी। कृषि में निवेश के लिए कोई साधन या प्रोत्साहन नहीं था, जैसा हमने देखा कि जो अंग्रेज थे या ब्रिटिशर्स थे वो चाहते ही नहीं थे भाई कि कुछ प्रोत्साहन दिया जाए, उनको कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आई जाए जिससे क्या हो सके कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, तो उनका कोई योगदान ही नहीं था कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए। उर्वरकों का उपयोग नहीं था, यानी उस टाइम कृषि के उत्पादन को अच्छा करने के लिए उर्वरकों का उपयोग नहीं होता था, वही पारंपरिक तरीके अपनाए जाते थे, खादों का इस्तेमाल किया जाता था जो पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं दे पाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, उच्च स्तर की अनिश्चितता। सबसे बड़ी समस्या भारत में जो थी वो थी अनिश्चितता की, और अनिश्चितता किसमें थी, कृषि में थी, क्योंकि कृषि में उच्च स्तर की अनिश्चितता देखी गई। वर्षा पर जो कृषि थी हमारी वो अत्यधिक निर्भर थी, ठीक है ना। अच्छी बारिश का मतलब अच्छा उत्पादन, जबकि कम बारिश का मतलब जो था वो खराब उत्पादन। तो इस समस्या से भारत हमेशा से जूझता रहा है, आज भी ये समस्याएं हैं। सिंचाई के स्थायी साधन, कुएं और नहरों सहित नहरों का जो विकास करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ये नहीं कहा गया कि भाई कि कुएं और नहरें की व्यवस्था करा दी जाए जिससे क्या हो कि किसान अगर बारिश नहीं हुई है तो भी उनका उत्पादन जो हो अच्छा रह सके। तो इनके लिए ब्रिटिश शासन के तहत कभी भी कोई प्रयास ही नहीं किया गया। तो उन्होंने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया कि भाई कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ बुनियादी चीजें जो हैं उनको मुहैया कराया जाए किसान को, जिससे वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। ये भी समस्या थी, ठीक है ना। अगला सेक्टर हम देखते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पहला क्षेत्र जो था वो हमारा कृषि होता है और दूसरा जो होता है वो होता है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना। तो औद्योगिक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इन पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो हमारे औद्योगिक ढांचा था उसको खत्म करने का काम किया। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अगर हम देखें तो औद्योगिक क्षेत्र की जो हमारी स्थिति थी वो दो प्रकार से देखी जा सकती है। एक, ब्रिटिश सरकार की जो भेदभाव नीतियां थी उसके कारण विश्व प्रसिद्ध जो हमारी हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन हो गया, यानी ब्रिटिश ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिसके चलते जो हमारा हस्तशिल्प जो विदेशों में बहुत प्रसिद्ध था वो समाप्त हो गया। दूसरा, निवेश के अवसरों की कमी, यानी कि हमारे उद्योगों में निवेश ही नहीं किया गया। जब उद्योगों में निवेश नहीं हुआ तो आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास, यानी हमारे यहाँ आधुनिक जो उद्योग था उसका विकास ही नहीं हो पाया। तो ये दो बेसिक समस्याएं रही हमारे औद्योगिक विकास के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हस्तशिल्प का पतन किस तरह से किया गया। तो भारत में ब्रिटिश शासन के कारण कई तरह के स्वदेशी हस्तशिल्प का ह्रास किया गया, यानी हमारे यहाँ जो हाथों से बना सामान होता था ब्रिटिशर्स ने उसको खत्म करने का काम किया। कैसे? सबसे पहले भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति का परिचय दिया उन्होंने, यानी कुछ ऐसी टैरिफ नीतियां बनाई कि जिसने हमारे औद्योगिक जो हस्तशिल्प उद्योग था उसको खत्म करने का काम किया।
उन्होंने जो नीति बनाई उसके अंतर्गत कच्चे माल के मुक्त निर्यात और ब्रिटेन के निर्मित माल के भारत में मुक्त आयात की अनुमति दी गई। यानी उन्होंने क्या कहा उन नीति के तहत कि भाई आप लोग क्या करो, कच्चे माल को जो है वो ब्रिटेन में भेजो और वहां से बना हुआ माल भारत के अंदर आएगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी अगर आपने बना बनाया सामान बाहर भेजने की कोशिश करी, यानी अगर आपने निर्यात करने यानी हस्तशिल्प के सामान का निर्यात करने की कोशिश करी, तो आप पे क्या लगाया जाएगा, भारी शुल्क लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो जब भारी शुल्क लगाया गया तो उससे क्या हुआ, जो हमारा हस्तशिल्प था वो हतोत्साहित हुआ, यानी उनका जो मार्केट में जो प्राइस था वो बढ़ गया और बढ़े हुए प्राइस को कोई ले नहीं रहा था। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हस्तशिल्प में गिरावट आ गई, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत जो थी वो विदेशों में भी बिकने के लिए पर्याप्त नहीं थी और यहाँ पर भी लोग जो थे इतना महंगा सामान खरीद नहीं पा रहे थे। और वहीं जो इनका सामान होता था, ब्रिटिश का सामान होता था जो बाहर से बनकर यहाँ पर आता था, वो सस्ता होता था, ठीक है। तो एक ये जो टैरिफ नीति थी, इन्होंने क्या किया, इनके उद्योगों को खराब किया। मशीन निर्मित उत्पादन से प्रतिस्पर्धा, सबसे बड़ी समस्या हमारे उद्योग थी कि भाई हमारे यहाँ जो सामान बन रहा था वो हाथों से बन रहा था और ब्रिटेन में जो सामान बन रहा था वो मशीनों से बन रहा था। तो नॉर्मल सी बात है, जो सामान मशीन से बन रहा है, ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, तो उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी। तो ब्रिटेन से मशीन से बने सामान की कीमत जो थी वो भारतीय हस्तशिल्प की तुलना में, ठीक है ना, कम थी और भारत की जो थी वो क्या थी, महंगी थी। तो भारत की महंगी वस्तुओं को लोग खरीद नहीं रहे थे। तो ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में हस्तशिल्प की मांग में गिरावट आ गई। यानी जब ब्रिटेन से बना हुआ सामान भारत में आ रहा है वो सस्ता है और भारत का बना हुआ सामान महंगा है, तो लोग ज़्यादा किसको लेने के प्रयास करते थे, ब्रिटेन का सामान। तो इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ जो सामान था उस प्रतिस्पर्धा को झेल नहीं पाया और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने अपने जो भी हस्तशिल्प के कार्य थे उनको बंद करना ज़्यादा उचित समझा। आगे देखते हैं मांग का नया स्वरूप। पहले अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक होता था, यानी बाहर जो है बहुत सारे सामान को भेजता था और लोगों को बहुत पसंद भी करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो भारत का सामान जब महंगा हुआ और विदेशी सामान जब भारत के अंदर आने लग गया, तो इससे क्या हुआ, लोगों का जो इंटरेस्ट था वो भी बदल गया, उनकी जो जीवन शैली थी उसमें भी बदलाव आने लग गया। तो ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव के कारण एक नए वर्ग का उदय हुआ जो पश्चिमी जीवन शैली अपनाने को उत्सुक था और इससे मांग ब्रिटिश उत्पादकों के पक्ष में बदल गई, ठीक है ना। तो पश्चिम जीवन शैली हमारे यहाँ शुरू हुई तो लोगों ने क्या किया, पश्चिम के सामानों का उपयोग ज्यादा करना शुरू किया। इससे भारतीय निर्मित वस्तुओं में गिरावट आई जो ज्यादातर भारतीय हस्तशिल्प पर आधारित थी। तो जब ब्रिटेन का सामान यहाँ बिकने लग गया, लोगों के जो वैचारिक जो विचार थे वो बदलने लग गए, लोग पश्चिम जीवन शैली को अपनाने लग गए। तो इससे भारतीय जो निर्यात जो वस्तुएं करते थे लोग उसको भी जो था लेना पसंद नहीं करने लगे और धीरे धीरे इसमें भी क्या आई, गिरावट आने लग गई। तो इस तरह से हमारे औद्योगिक जो हमारे यहाँ जो मांग होती थी जो हमारे सामान की, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम होने लग गई। आगे एक और कदम था रियायती दरबारों का समाप्त होना। इनकी वजह से भी हमारा हस्तशिल्प जो उत्पादन था वो जो था उनको आधार नहीं मिल पाया और वो खत्म हो गया, क्योंकि जब ब्रिटिश शासन नहीं था तो उस समय हमारे यहाँ नवाब, राजा और राजकुमार और सम्राट जो थे वो विभिन्न हिस्सों पर शासन करते थे और हस्तशिल्प को वो बहुत संरक्षण देते थे। यानी जो हाथों से बनाया सामान था, जो उनकी तकनीक जो अच्छी होती थी तो लोग उनको पसंद करते थे, अपने दरबारों में उन चीज़ों को रखते थे, ठीक है ना, और लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि वो भी चीज़ ले। एक सामाजिक प्रतिष्ठा के तौर पर उन सामान को देखा जाता था और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त थी, यानी बाहर के लोग भी इन चीज़ों को पसंद करते थे और भारत से खरीदते थे। लेकिन जब ब्रिटिश ने क्या किया, इन रियासती अदालतों को समाप्त कर दिया, तो जो दरबारी व्यवस्था चली आ रही थी सालों से वो खत्म हो गई। अब जब दरबारी व्यवस्था खत्म हो गई तो दरबार में जो भी हस्तशिल्प का काम या जिसको संरक्षण दिया जाता था, प्रोत्साहन दिया जाता था, धीरे धीरे वो भी क्या हो गया, समाप्त होने लग गया, ठीक है। तो हस्तशिल्प का भी क्या हो गया, इन दरबारों के जाने से हस्तशिल्प का भी जो है क्षय यानी समाप्ति की कगार पर चले गए वो। आगे भारत में रेलवे का आना, यानी भारत में जो रेलवे का आना था वो भी हमारे उद्योग और हस्तशिल्प के लिए जो था एक बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। क्यों? क्योंकि रेलवे की शुरुआत के साथ कम लागत वाले जो ब्रिटिश उत्पाद थे वो बाजार के आकार को बढ़ाने लगे। यानी जब रेलवे आई तो उससे जो ब्रिटिश सामान थे वो दूर दूर तक और बड़ी मात्रा में जाने लग गए, ठीक है ना। उन क्षेत्रों में भी गए जहां पहले ये सामान नहीं जाते थे। तो जबकि उच्च लागत वाले भारतीय उत्पादों के लिए यह
बाजार जो थी वो सिकुड़ने लग गई, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे ब्रिटिशों का बाजार बढ़ता चला गया, हर क्षेत्र तक वो पहुंचते चले गए, वहां से जो हमारे हस्तशिल्प का उत्पादन या हस्तशिल्प का जो काम की जो वस्तुएं होती थी, लोगों ने उसको नकारना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे क्या हुई, सिकुड़नी यानी खत्म होनी शुरू हो गई। आगे देखते हैं, तो ये जो था हमारा हस्तशिल्प था। आगे ब्रिटिशर्स ने क्या नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने हमारा जो आधुनिक उद्योग था उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, और हमारा जो आधुनिक उद्योग था वो भी धीरे धीरे से बढ़ा। एक तो उन्होंने क्या किया, हमारे हस्तशिल्प को हतोत्साहित करके उसको समाप्त करने का काम किया, दूसरी तरफ जो आधुनिक उद्योग था उसके विकास पर भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देखें तो उद्योगों का असंतुलित विकास, यानी हमारे यहाँ जो उद्योगों का विकास हुआ वो जो था वो असंतुलित था, ठीक है ना, अच्छे से विकास नहीं किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान आधुनिक उद्योग ने भारत में जड़ें जमानी शुरू तो कर दी, लेकिन इनकी जो प्रगति थी वो बहुत धीमी थी। यानी आधुनिक उद्योग हमारे यहाँ शुरू तो किए गए, लेकिन उनकी रफ्तार जो थी वो बहुत धीमी थी, छोटे स्तर पर हो रही थी। जैसे देखा जाए अगर शुरुआत में तो सिर्फ सूती और जूट जो कपड़ा मिले थी उनको स्थापित किया गया, फिर धीरे धीरे कोयले खदानों को स्थापित किया गया, ठीक है ना, वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया। इसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत में लौह और इस्पात उद्योग सामने आने लगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में ये स्थापित हुई। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमारे यहाँ जो लौह इस्पात स्टील आयरन इन सब कंपनियों का जो धीरे धीरे आना शुरू हुआ और लोगों ने यहाँ पर भी अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट और कागज आदि वाले उद्योग भी जो थे भारत में स्थापित हुए, और इन पे भी भारत में काम, लेकिन इनकी शुरुआत जो थी वो बहुत धीमी थी, ठीक है ना, इसलिए इनको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय भी लगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूंजीगत उद्योगों का अभाव था। यानी अगर आधुनिक उद्योग की बात करें तो आधुनिक उद्योग में पूंजीगत वस्तुएं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उन्हीं से निर्माण काम ज़्यादा होता है, ठीक है, और भारत के अंदर पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण कराया ही नहीं गया, ठीक है ना, ऐसी कंपनियां आई ही नहीं जो हमारे यहाँ पूंजीगत सामान को बना सके। तो भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए शायद ही कोई पूंजीगत सामान उद्योग की शुरुआत करी गई, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय पूंजीगत सामान के लिए ब्रिटेन पर ही निर्भर रहे। तो ब्रिटेन का यह भी मानना था कि भाई, ब्रिटेन क्या सोचता था कि भारत जो है उनके लिए एक बड़ा खरीदार है, अगर यहाँ पर सामान बनने लग गया तो लोग यहीं से बनाया हुआ सामान यूज करने लगेंगे, तो हमारा जो सामान ब्रिटेन में बनता है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर कोई पूंजीगत जो सामान की जो उद्योग थे उसको लगाने ही नहीं दिया। औद्योगिकरण के लिए पूंजीगत सामान उद्योग की आवश्यकता थी, जो आगे के उत्पादन के लिए मशीन टूल्स का उत्पादन करती। तो इसीलिए ब्रिटिश ने इन पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई कि जो हमारी एक बाजार अच्छे से चल रही है भारत के अंदर वो कम पड़े या बंद हो। आगे देखते हैं, जीडीपी में कम योगदान, ठीक है, जैसा हमने पहले भी देखा था कि कृषि क्षेत्र में जो था हमारा जीडीपी 50% था। वहीं अगर हम देखें औद्योगिक क्षेत्र में तो बिल्कुल शुरुआती दौर से गुजर रहा था हमारा जीडीपी। तो नए औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसका योगदान बहुत ही कम रहा। इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र उचित दर से प्रगति नहीं कर पा रहा था, यानी कुछ छोटे मोटे उद्योग हमारे यहाँ लगाए गए थे जो ना के ही बराबर थे, तो उनसे जीडीपी समृद्धि देखना बेकार ही था। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो इनका संचालन जो था वो बहुत सीमित था, यानी सार्वजनिक जो क्षेत्र थे वो बहुत सीमित क्षेत्र थे जिनका उपयोग ब्रिटिश अपने फायदे के लिए ही कर रहे थे, जैसे रेलवे, बिजली उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ अन्य विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित रहा। यानी सिर्फ ब्रिटिश ही इनका उपयोग करते थे, भारतीयों तक तो इनकी पहुंच नामुमकिन टाइप की थी, यानी बहुत कम चांस था कि भारतीय इन सब चीज़ों का यूज़ कर पाते थे। इनका यूज़ जो है वो ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी या विभागीय लोग ही करते थे, तो भारत को इससे कोई फायदा ही नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये दो उद्योग हो गया। उद्योग के बाद जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आर्थिक विकास के लिए वो होता है विदेशी व्यापार। ठीक है ना, तो विदेशी व्यापार को भी ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ क्या किया, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित किया, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर, बल्कि यूं कहे कि उसको बर्बाद करने की कोशिश करी। प्राचीन काल से ही भारत विदेशी व्यापार के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त था। अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो भारत जो था विदेशी व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। ठीक है ना, यहां तक कि जो रोमन के लोग थे वो भारत को विश्व के सोने का भंडार कहा करते थे, कि भारत में विश्व का सोने का भंडार है, और भारत को सोने की चिड़िया भी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस टाइम बहुत अच्छी थी। प्राचीन काल से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक राष्ट्र रहा है। ठीक है ना, तो भारत ने अपने व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया था। दूर दूर तक भारत प्राचीन समय से ही व्यापार करता आ रहा था, तो इसलिए भारत का जो व्यापार क्षेत्र था वो काफी विकसित था प्राचीन इतिहास को अगर देखें तो।
भारत रेशम, बढ़िया कपास, वस्त्र, हाथी दांत, हस्तशिल्प, कीमती पत्थर आदि जैसे तैयार माल का प्रसिद्ध निर्यातक था। यानी भारत ने क्या किया, बड़े पैमाने पर जो थे रेशम, कपास, वस्त्र, हाथी दांत, इनका जो है निर्यात किया विदेशों में, और काफी पैसा भी अर्जित किया था इससे। लेकिन अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण व्यापार और टैरिफिक नीतियों ने इसे समाप्त कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इसे समाप्त करने का काम किया। उन्होंने ऐसी टैरिफ नीतियां बनाई, ठीक है ना, ऐसे व्यापार संबंधित नीतियां बनाई जिससे भारत की जो हस्तशिल्प कला थी वो धीरे धीरे क्या हुई, खत्म हो गई। ठीक है, अगर इसकी शुरुआत देखें तो कैसी हुई, पहली चीज देखते हैं कि प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक और तैयार माल का आयातक, यानी ब्रिटिश ने क्या किया, भारत को जो भी प्राथमिक उत्पादन यानी जो भी सामान बनता था, ठीक है ना, जो भी सामान बन रहा है उसका आयातक बना दिया, और जो भारत में कच्चा माल था उसका निर्यातक बना दिया। यानी उनको ये लगा कि भाई भारत से कच्चा माल लेंगे और अपने देश में बनाएंगे और यहाँ पर भेजेंगे और मुनाफा कमाएंगे, यही उनकी नीति थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टैरिफ प्लान बनाए, ठीक है ना, बहुत सारी कर नीतियां बनाई। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत को कच्चे माल रेशम, कपास, नील, जूट, चीनी आदि का निर्यातक बना दिया। तो उन्होंने क्या किया भाई कि अब यहां से बना हुआ सामान नहीं जाएगा बल्कि यहां से कच्चा माल जाएगा ब्रिटेन। और साथ ही उन्होंने क्या किया भाई, हम क्या करेंगे, तैयार माल जो है भारत में भेजेंगे ब्रिटेन से बनाकर। उसमें पूंजीगत सामान हो, ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, ठीक है ना, और मशीन, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का क्या बना दिया, भारत को आयातक बना दिया। यानी हम सारी चीजों को बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसे भारत में निर्यात करेंगे और आप लोग वहां पर खरीदें, आप हमें सिर्फ क्या देंगे, कच्चा माल देंगे। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगी। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हुई, जब अर्थव्यवस्था का जो आयात और निर्यात संबंध उल्टा हो जाता है तो हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमारे जो संसाधन होते हैं, जो हमारा पैसा होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो स्थिति थी अर्थव्यवस्था की वो धीरे धीरे क्या हुई, खराब होने लगी, या कहें कि पतन की तरफ जाने लगी। अंग्रेजों द्वारा व्यापार का एकाधिकार नियंत्रण, तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई, पूरे व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने कहा भाई जैसे हम कहेंगे व्यापार वैसा ही होगा, अगर वैसा नहीं किया तो पाबंदियां लगाई जाएंगी, ठीक है ना। और बहुत सारे जो है ऐसे नियम बनाए गए ताकि जो भी अधिकार है वो किसके नियंत्रण में रहे, ब्रिटेन के नियंत्रण में रहे, व्यापार के। तो औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यापार नीतियों पर एकाधिकार नियंत्रण बनाया, ठीक है ना। और उन्होंने क्या कहा कि भाई व्यापार जो होगा वो सिर्फ कहां तक होगा, ब्रिटेन। उन्होंने कहा भाई जिससे हम कहेंगे उससे ही व्यापार करना है। तो उन्होंने कहा सीधे तौर पर भाई व्यापार जो होगा वो किससे होगा, सिर्फ ब्रिटेन से होगा, और ब्रिटेन जो कहेगा उसी चीज का व्यापार भी होगा, ठीक है। यानी एक तरह से कहा जाए तो पूरा नियंत्रण उन्होंने भारतीय व्यापार पर कर लिया। तो भारत कुछ अन्य देशों के साथ पहले से व्यापार करता रहा था, जैसे चीन, श्रीलंका, ईरान, ठीक है ना। तो इनके साथ पहले से ही व्यापार था, तो इनसे थोड़ा बहुत व्यापार रहा आसपास के देशों से, और वो भी वो देश थे जिन पर ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है ना। और बाहर भारत को व्यापार करने ही नहीं दिया गया, जिससे भारत के जो व्यापारिक जो उत्पादन था वो बाहर जा ही नहीं पाया, ठीक है ना। और धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो खत्म होती चली गई। अंग्रेजों ने 1869 में स्वेज नहर का काफी फायदा उठाया। जब स्वेज नहर बनी तो इससे ब्रिटेन का भारत के बीच चलने वाले जहाजों के लिए एक सीधा व्यापार मार्ग मिल गया। अब जब सीधा व्यापार मार्ग मिला तो उससे क्या हुआ, आसानी से कच्चे माल को जो है ब्रिटेन तक ले जाया जाता था और बना हुआ सामान जो है वो भारत तक आता था। तो इसका फायदा जो है अंग्रेजों को बहुत मिला और बड़े पैमाने पर उन्होंने इससे व्यापार किया। आगे, अधिशेष व्यापार लेकिन केवल अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने के लिए था। यानी जो व्यापार होता था, अंग्रेज जो व्यापार करते थे उससे जो अधिशेष आता था उसका फायदा भी कौन ले रहा था, ब्रिटेन ही ले रहा था। कैसे, आश्चर्यजनक रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे निर्यात हमारे आयात से अधिक थे। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान ज्यादा ले रहे हैं और अपना जो सामान है वो बाहर ज्यादा नहीं बल्कि कम जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे व्यापार संतुलन का अधिशेष, ठीक है ना, तो व्यापार संतुलन का अधिशेष यानी जो व्यापार होता था उसमें जो अधिशेष बचा जिसका फायदा कौन उठा रहे थे, ब्रिटेन उठा रहा था, ठीक है ना। और ब्रिटेन ने क्या किया, वो जो व्यापार संतुलन से जो अधिशेष आ रहा था उसका भी फायदा अच्छे से उठाया उन्होंने। लेकिन निर्यात अधिशेष की राशि को भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि अधिशेष की राशि का उपयोग गैर विकासशील गतिविधियों में किया जाता था। यानी व्यापार कहां से हो रहा है, व्यापार हो रहा है भारत से, फायदा कहां से कमाया जा रहा है, भारत से, लेकिन वो पैसा कहां लगाया जा रहा है, गैर विकासशील कामों में। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, बस क्या किया जा रहा है भाई कि अपना फायदा कैसे लिया जा सके और ब्रिटेन की जेब कैसे भरी जा सके, इस पे ज्यादा ध्यान था।
ठीक है। तो अधिशेष राशि का उपयोग अगर देखा जाए तो जो अधिशेष राशि था ब्रिटेन उसका उपयोग कैसे करते थे, तो भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्च यानी वो जो भी पैसा या जो भी मुनाफा भारतीय व्यापार से होता था उसको क्या करते थे, वो प्रशासनिक खर्च पर लगाते थे, किस तरह से भारतीयों पर नियंत्रण रखा जाए। साथ ही उस टाइम ब्रिटिश सरकार को बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़ते थे, तो युद्धों का खर्चा भी वो कहां से निकालते थे, यहीं से निकालते थे। तो प्रशासनिक और युद्ध व्यय के कारण भारत से धन की भारी निकासी हुई, यानी इस चीज के नाम पर ब्रिटेन में भारत से बहुत सारा धन ले जाया जाता था और उसका यूज गैर विकासशील काम में किया जाता था। ये नहीं कि भारत में काम लिया जाए उससे और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। इस पे अंग्रेजों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, वो पिछड़ती ही चली गई, ठीक है। तो ये जो था हमारा ये व्यापार मार्ग, यानी किस तरह से व्यापार को जो ब्रिटेन ने हमारे खत्म किया और हमारी जो एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी व्यापार, उसको भी खत्म करने का काम किया। आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान जनसांख्यिकीय रूपरेखा, यानी जब भारत का समाज जो था वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में कैसा था, ठीक है ना। आयु लिंग अनुपात कैसा था, शिक्षा का स्तर कैसा था, आय स्तर कैसा था, हाई की स्थिति कैसी थी, जन्म दर क्या थी, मृत्यु दर क्या थी। तो इन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी है कि आखिर ब्रिटिश टाइम में भारत में ये सब चीज़ें कैसे चल रही थी। अगर देखा जाए तो उस समय उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती थी, यानी जब भारत स्वतंत्रता से पहले जब देखें तो जो टाइम पीरियड था उस टाइम भारत के अंदर जो था जन्म दर और मृत्यु दर जो थी वो दोनों उच्च थी। तो जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को संदर्भित करती है, ठीक है ना। यानी 1000 व्यक्तियों में कितने बच्चे पैदा हुए उनको जन्म दर कहा जाता है। तो देखा जाए तो औपनिवेशिक काल के दौरान जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक थी, यानी भारत के अंदर जो था जन्म दर और मृत्यु दर जो थी उस दोनों बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो इसका मेन कारण यही था क्योंकि भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो जिसकी वजह से वहां पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो थी उस टाइम पीरियड में ज्यादा थी। जिसका अर्थ है कि भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण यानी 1921 से पहले में था, यानी 1921 में जो जनसांख्यिकीय संक्रमण था वो पहला चक्र आया था जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा रहती थी। तो भारत जो था उस संक्रमण में था, ठीक है ना। 1921 को महान विभाजन वर्ष माना जाता है क्योंकि इसके बाद भारत ने जनसांख्यिकीय संक्रमण के दूसरे चरण में प्रवेश करना शुरू किया, ठीक है ना। तो 1921 के बाद दूसरा चरण आता है, यानी भारत में कुछ बुनियादी चीजें ठीक होती हैं, जैसे थोड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दिया जाने लगता है, तो भारत जो है वो दूसरे चरण में कदम रखता है जहां पर मृत्यु दर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना, और जन्म दर जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि इस समय स्वास्थ्य सुविधाएं जो धीरे धीरे उपलब्ध होने लग जाती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, महान विभाजन का वर्ष माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में जो साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी, ठीक है ना। अगर साक्षरता दर की बात करें तो भारत में साक्षरता दर 7 या उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करती है जो किसी एक भाषा को पढ़ने लिखने व समझने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। तो साक्षरता दर क्या होती है कि एक उन व्यक्तियों की संख्या जो 7 साल से ऊपर हैं वो किसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, उसे कहा जाता है। तो औपनिवेशिक काल के दौरान अगर अर्थव्यवस्था की समग्र साक्षरता दर की बात करें तो भारत में कितनी थी, वो सिर्फ 16% थी, यानी भारत के अंदर 16% लोग जो थे वो उनको ज्ञान था किसी भाषा का या वो शिक्षित थे कहा जाए तो। इसके अलावा महिला साक्षरता दर 7% थी और अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो तो और भी कम थी, सिर्फ 7% जो महिला थी वो साक्षर थी। उच्च शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना, हमारे यहाँ जो थी शिशु दर की जो मृत्यु दर थी वो काफी ज्यादा थी। तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या होती है, ठीक है ना। तो औपनिवेशिक काल के दौरान अगर देखा जाए तो IMR लगभग 218 प्रति 1000 था। अगर 1921 से पहले की बात करें तो भारत के अंदर जो शिशु मृत्यु दर थी वो ज्यादा थी, यानी प्रति 1000 बच्चों पे 218 जो बच्चे थे वो मर जाते थे, यानी उच्च मृत्यु दर भी थी हमारे यहाँ, शिशु मृत्यु दर जो थी वो ज्यादा थी। खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, ठीक है ना, वो भी ठीक नहीं थी यहाँ पर। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं
या तो अनुपलब्ध थी या अनुपलब्ध थी, या जो उपलब्ध भी थी वो अत्यधिक अपर्याप्त थी। यानी जो थोड़ी बहुत हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं थी वो भी कह सकते हैं कि अपर्याप्त मात्रा में थी, ठीक है ना, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं था। इसी के कारण जल और वायु जनित बीमारियां व्यापक थी और जीवन पर भारी असर डालती थी। तो बहुत सारी यहाँ पर जो थी जल और वायु की बहुत सारी बीमारियां थी जो वहाँ के जीवन स्तर पर बहुत भारी असर डालती थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से वहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा थी वो भी कम थी, ठीक है। और अगर कम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा क्या आती है, यह उन वर्षों की औसत संख्या को संदर्भित करती है जिसके लिए एक व्यक्ति के जीने की उम्मीद की जाती है, ठीक है ना, कि एक व्यक्ति कितनी उम्र तक जी रहा है। तो खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण औपनिवेशिक शासन के दौरान जीवन प्रत्याशा केवल 44 वर्ष थी। यानी कि अगर देखा जाए एवरेज तो 44 साल यानी 44 साल जो थी जीवन प्रत्याशा थी। अगर हम वही 2018 का डाटा देखें WHO के द्वारा तो भारत की वर्तमान में ये जो जीवन प्रत्याशा है वो 68.8 यानी 68.8 लगभग 70 साल तक देखी जा सकती है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि आजकल जो है स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह जो है अच्छी बढ़ गई हैं, तो जिनकी वजह से हमारा जो जीवन स्तर है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा भी जो है हमारी वो बढ़ गई है, ठीक है। गरीबी जो थी वो उच्च स्तर पर थी, ठीक है ना। अगर हम उस टाइम ब्रिटिश पीरियड का टाइम देखें, आज़ादी से पहले का टाइम देखें तो औपनिवेशिक काल के दौरान भारत को व्यापक गरीबी की स्थिति का सामना करना पड़ा था, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति खपत भी बहुत कम थी, क्योंकि गरीबी थी तो खपत भी कम थी। भारत के आम लोगों का समग्र जीवन बहुत ही निम्न था, ठीक है ना। तो लोग बहुत निम्न जीवन व्यतीत करते थे, यानी बड़ी गरीबी में बेसिक जरूरतों को भी वो लोग अपने पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, अगला जो टॉपिक है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम अपना व्यावसायिक ढांचा देखते हैं क्या था, यानी लोग किन कामों में लगे हुए थे, कौन कौन से काम जो थे उस टाइम महत्वपूर्ण, यानी कौन से जो व्यवसाय थे लोग उस टाइम करते थे। तो अगर देखा जाए तो व्यक्तियों का वितरण को अगर देखा जाए व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत तो लोग ज्यादातर कृषि का ही प्रभुत्व देखने को मिलता है, यानी लोग ज्यादातर किस में लगे हुए थे, कृषि कार्यों में लगे हुए थे। क्योंकि औपनिवेशिक सरकार का लक्ष्य भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। वो चाहते ही थे कि भारत क्या करे भाई, बस क्या करे, कच्चा माल हमको देता रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कृषि पे ज्यादा ध्यान दिया। इसलिए 72% यानी 72.7% जो कार्यशील आबादी थी वो सिर्फ किस में लगी हुई थी, वो सिर्फ कृषि में लगी हुई थी। तो व्यवसाय की अगर बात करें तो वो कृषि ही था लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि कृषि क्षेत्र की आय सृजन दर बहुत कम थी, इसलिए अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है। भाई अगर कोई क्षेत्र जो है वो कृषि पर डिपेंड है, अगर कोई देश कृषि पर डिपेंड है तो वहां पर क्या होगा, रोजगार भी कम ही होंगे। यानी कृषि क्षेत्र ज्यादा रोजगार तो देता नहीं है, एक ही क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि की वजह से, सिर्फ कृषि पे फोकस करने की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो दिन भर दिन पिछड़ती जा रही थी। आगे देखते हैं, असंतुलित विकास था हमारे यहाँ, ठीक है ना। यानी लोग ज्यादातर किस पे लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र पर लगे हुए हैं। तो संतुलन तो था ही नहीं, संतुलन तो तब होगा ना जब तीनों क्षेत्र बराबर काम करेंगे। तो किसी अर्थव्यवस्था का विकास तब संतुलित कहा जाता है जब तीनों क्षेत्र समान रूप से विकसित हों। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में प्राथमिक क्षेत्र ही रोजगार का मुख्य स्रोत था। यानी रोजगार कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है, जबकि दूसरा और तीसरा क्षेत्र, ठीक है ना, प्रारंभिक चरण में थे। यानी यहां पर क्या था, अभी शुरुआत ही हो रही थी, या जो चीज थी भी उनको खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो व्यावसायिक संरचना थी वो संतुलित नहीं थी। हम ज्यादातर किस पे डिपेंड थे, हम कृषि पे डिपेंड ज्यादा थे। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर बुनियादी ढांचा, ठीक है ना। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था तब विकसित होती है जब वहां पर बुनियादी चीजें होती हैं, तब जाके कोई जो देश है वो अपना विकास करता है। तो भारत के अगर बुनियादी ढांचे की बात करें तो बुनियादी ढांचे से तात्पर्य है आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। जैसा परिवहन, संचार, बैंकिंग, बिजली, ऊर्जा के साधन में हो अगर आर्थिक रूप से है, और सामाजिक रूप से अगर देखें तो शैक्षिक, स्वास्थ्य और आवास सुविधाएं जो होनी चाहिए लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जो किसी देश की वृद्धि और विकास के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें किसी भी देश की वृद्धि और विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुनियाद होती हैं किसी के भी डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए। अगर हम औपनिवेशिक काल के दौरान बुनियादी ढांचे की बात करें तो ये बहुत ही खराब थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे, रेलवे, बंदरगाह, डाक, तार, सड़क आदि की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ प्रयास किए गए। यानी उन्होंने कुछ प्रयास तो किए, लेकिन उसका फायदा क्या था, सिर्फ अपना आर्थिक लाभ कमाना था,
ठीक है ना। यानी जो उन्होंने सुधार किए उनका मेन मकसद था भाई इनसे हम कैसे फायदा उठाएं, लोगों का फायदा हो ना हो लेकिन हमारा फायदा होना चाहिए। आगे देखते हैं औपनिवेशिक शासन काल के दौरान बुनियादी ढांचे की स्थिति। अगर बुनियादी ढांचा देखें कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत में काम किया, तो कुछ ऐसी चीजों से हमें पता लगता है कि भाई वो किस लिए काम कर रहे थे और उनका मेन मकसद क्या था बुनियादी ढांचे को लेकर हमारे यहाँ भारत के अंदर। तो सबसे बात करते हैं रेलवे की। तो औपनिवेशिक शासन का सबसे बड़ा योगदान 1850 में भारत में रेलवे की शुरुआत थी। यह अर्थव्यवस्था में भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने में मदद करता, ठीक है ना। तो इससे क्या होता, हमारे भौगोलिक और सांस्कृतिक विकास होता इससे। हालांकि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का लाभ ज्यादातर अंग्रेजों तक ही सीमित था, लेकिन इसने औपनिवेशिक काल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद जरूर करी, ठीक है ना। तो जब तक ब्रिटिश का शासन रहा तो इसका फायदा हमेशा कौन उठाते रहे, ब्रिटिश ही उठाते रहे। रेलवे का ज्यादा फायदा भारत को नहीं हुआ, ब्रिटिश के रहते, ठीक है ना। जब तक अंग्रेजों का शासन भारत में रहा तो रेलवे का फायदा जो है ब्रिटिश ने अपने फायदे को देखकर ही आगे बढ़ाया था और आगे किया था इसको। सड़कें, औपनिवेशिक शासन के दौरान सड़कों का निर्माण बहुत सीमित था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि धन की कमी थी, धन तो वो सारा बाहर लेकर जा रहे थे, यहाँ पे कुछ लगाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए हमारे यहाँ सड़कों का भी निर्माण उस मात्रा में नहीं हो रहा था। जो सड़कें बनाई भी गई थी उनका मुख्य उद्देश्य सेना को जुटाना और कच्चे माल को स्थानांतरित करना था। यानी जो उन्होंने सड़कें बनाई उसका भी मेन मकसद था भाई कि सेना को फायदा हो, सेना आराम से आए और जाए और कच्चे माल को टाइम टू टाइम जहां पहुंचाना हो वहां पहुंचाया जा सके। तो मेन मकसद सड़कों का भी यही था। आगे वायु और जल परिवहन का भी शुरुआत करी थी उन्होंने। बंदरगाह और वायु परिवहन के विकास के कई कदम उठाए, लेकिन इस विकास का भी जो संतोषजनक कोई फायदा भारतीयों को नहीं हुआ था, इसका फायदा भी कौन उठा रहे थे, ब्रिटेन के लोग ही उठा रहे थे। संचार व्यवस्था, तो औपनिवेशिक काल के दौरान डाक और टेलीग्राफ संचार के सबसे लोकप्रिय साधन थे, लेकिन इनका यूज वो लोग क्या करते थे, अपनी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करते थे। बिजली की व्यवस्था भी उन्होंने इसलिए करी, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, अपना कानून व्यवस्था को जो है वो ढंग से चला सकें, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने चाहे बिजली हो गया, चाहे कानून बिजली हो गई, चाहे डाक तार टेलीग्राफ हो गया, इन सब का वो अपने फायदे के लिए ही इन सब का निर्माण करवा रहे थे। एक उपयोगी और सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में काम करने के बावजूद डाक को पूरी तरह से अपर्याप्त थी, ठीक है ना। तो डाक की जो सेवा थी उसको कौन फायदा उठा रहा था, ब्रिटिश से उठा रहे थे, ठीक है। तो जो ये शुरुआत भी हुई थी वो किसके फायदे के लिए थी, ब्रिटेन के लिए ही थी। आगे, क्या भारत में ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, यानी इतने साल तक ब्रिटिश जो है वो भारत में रहे, तो क्या उन्होंने भारत की भलाई के लिए भी कुछ काम करने का प्रयास किया। यदि ब्रिटिश शासन के प्रभाव का अध्ययन करें तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण था। यानी वो क्या करना चाहते थे, वो सिर्फ अपना फायदा कमाना चाहते थे, शोषण करना चाहते थे, यहाँ के सामानों का यूज करना चाहते थे। लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों ने कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, तो इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया भाई, कुछ सकारात्मक कदम उठाए, ठीक है ना, जिसमें फायदा तो उनका था लेकिन उनके जाने के बाद भारत को भी उससे कुछ फायदे हुए। जैसे रेलवे की शुरुआत, ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने रेलवे की शुरुआत करी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत का सबसे पहले और सबसे कारगर योगदान जो था, क्योंकि भाई जब रेलवे आई तो उसने जगहों को छोटा कर दिया, ठीक है ना, एक स्थान से जाने में आसानी हुई, भारी सामान को लाना ले जाना जो था वो आसान हुआ। अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत इसलिए की ताकि वे अपने उत्पादों को, कच्चे माल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, लेकिन उत्तर उपनिवेशिक काल में रेलवे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक मुख्य कारक बना, ठीक है ना। तो जब ब्रिटिश चले गए तो उसका फायदा भारतीयों को भी हुआ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा साधन दिया था जिससे हम लोग भी अपना वही काम कर सकते थे जो ब्रिटेन के लोग यहाँ पर रहकर कर गए थे। आगे, कृषि का व्यवसायीकरण, तो ब्रिटिश ने क्या किया, पूर्व औपनिवेशिक काल में किसान सिर्फ अपने और गांव के दूसरे लोगों के भरण पोषण के लिए ही फसल उगाते थे। यानी पहले लोगों का यही मानना था भाई कृषि जो है वो सिर्फ अपने पोषण के लिए है, यानी अपने खाने के लिए उत्पादन किया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि भाई कृषि से हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, यानी नकदी फसल बोकर हम क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बाजार में नए अवसर भी बनते हैं। तो ब्रिटिशर्सों की देन थी जिन्होंने हमें नकदी फसलों को उगाने का एक तरीका बताया। विनिमय की मौद्रिक प्रणाली, यानी हमारे यहाँ जो था पहले अर्थव्यवस्था जो हमारी चलती थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली से चलती थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर एक नई व्यवस्था लागू करी जिसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने विनिमय की एक नई प्रणाली की शुरुआत की जो बाद में बहुत लोकप्रिय हुई, और ये मौद्रिक विनिमय प्रणाली थी, यानी पैसे की शुरुआत करी। यानी उन्होंने कहा भाई सामान लेना है तो उसके लिए एक बैंकिंग और पैसे का जो शुरुआत करी उन्होंने, तो ये भी एक अच्छा कदम था भारत के लिए जिसको भारत ने आगे बढ़ाया बाद में।
प्रशासन की प्रभावी प्रणाली, यानी ब्रिटिश जो थे भारत के अंदर, उन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई थी, ठीक है ना। वो पूरे भारत में एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे। तो बाद में भारत ने भी क्या किया, उस प्रशासनिक व्यवस्था को ऐसे ही अपनाया। तो औपनिवेशिक सरकार ने प्रशासन की एक कुशल प्रणाली की विरासत छोड़ी, जिसने हमारे आर्थिक और राजनीतिक योजनाकारों के लिए नींव तैयार करी, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पहले से ही जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश ने ऐसी जो नीतियां बनाई थी, तो उस नीतियों को ही आगे भारतीयों ने बढ़ाया। तो उन्हें कुछ ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी के आधार पर भारत ने भी अपनी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी उसको आगे बढ़ाया। रोजगार के नए अवसर, ठीक है ना। तो ब्रिटिश ने कुछ ऐसी नई चीजें शुरू करी जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिला, जैसे रेलवे और सड़क मार्गों को बनाना, ठीक है ना। तो ये आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर खोले, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लग गया था। तो ये भी रोजगार का एक अच्छा अवसर था, ठीक है ना। अगला, अकाल पर नियंत्रण, ठीक है ना। भारत में उस टाइम अकाल बहुत पड़ता था, ठीक है ना, क्योंकि कृषि जो थी अनिश्चितता थी, कभी कृषि हुई नहीं हुई, तो कुछ जगहों पर सूखा पड़ गया, तो अकाल बहुत पड़ता था और लोगों को वहां तक सामान पहुंचाना जो होता था वो बहुत मुश्किल होता था। तो उन्होंने परिवहन के तेज साधनों ने अकाल प्रभावित क्षेत्रों को खाद्यान्न की तेज आवाजाही को आसान बनाया। तो ब्रिटेन की एक देन थी कि उन्होंने जो सड़कें और जो आने जाने के लिए जो रेलवे हो चाहे सड़कें हो, ठीक है ना, ये सब चीजें बनाई, तो उससे सामान को लाना ले जाना आसान हो गया और अकाल पर उन्होंने नियंत्रण पाया। यानी सामान को जब वहां तक पहुंचाया जा सकता था तो अकाल की जो मात्रा थी वो थोड़ी कम हुई। तो इससे भी क्या हुआ, लोगों को काफी फायदा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर था। आगे की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।